हेलो फ्रेंड्स, मेधा आईएएस के द्वारा जो क्विक रिवीजन सीरीज प्रारंभ की गई है बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो मोबीशाला के माध्यम से आप सबों तक पहुंचाई जा रही है, इस सीरीज में हम लोग इतिहास विषय की चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी आधुनिक भारत के खंड की चर्चा कर रहे हैं। और इस आधुनिक भारत की जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इस आधुनिक भारत में भारत का आर्थिक इतिहास ये हम लोगों के चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में हम लोग कृषि किए हैं और कृषि के बाद उद्योग सेक्टर की भी बात किए हैं और उस उद्योग में भी औद्योगिकरण क्या है, ब्रिटिश पूर्व स्थिति क्या रही, ये सारी बातें हमने बात करी है। जो भारत में परंपरागत उद्योग थे, उस परंपरागत उद्योगों का पतन हुआ, तो पतन के स्वरूप पर कई तरह की विवाद मौजूद है ना, कई तरह के डिस्प्यूट्स मौजूद हैं। और वो डिस्प्यूट्स कैसे हैं भाई? तो भारतीय लोगों का कहना है, भारतीय चिंतकों का ये कहना है कि ब्रिटेन ने जानबूझकर हमारे उद्योगों को तहस नहस किया है ना, हमारे उद्योगों को बर्बाद किया। ब्रिटेन का यह कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पर बड़े उद्योगों का विकास कर रहे हैं और उसका कहना है कि जहां कहीं भी बड़े उद्योग विकसित होते हैं वहां पर छोटे उद्योगों का विनाश होता ही होता है ना, छोटे उद्योग जो हैं वो समाप्त होते ही होते हैं। तो उसने कहा कि ब्रिटेन में जाके देखो, वहां भी यही हुआ है। जब पूंजीवादी प्रणाली विकसित हुई तो छोटे छोटे उद्योग समाप्त हुए। ये देखो, ये बात कहना ठीक है, ये अच्छी बात है कि बड़े उद्योगों का विकास हो, तो उस कड़ी में छोटे उद्योगों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि बड़े उद्योगों का विकास होता है, यदि बड़े उद्योग विकसित होते हैं, तो भाई उस बड़े उद्योगों का विकास भी तो दिखाई भी तो पड़ना चाहिए। भारत में उल्टा हुआ। भारत में एक तरफ परंपरागत उद्योग जो है वो खत्म हुए, तो दूसरी तरफ नए उद्योग जो है वो उतनी बड़ी मात्रा में विकसित नहीं हो पाए। तो भारत में जो परंपरागत उद्योगों का पतन हुआ वो भारत के लिए नकारात्मकता लेकर ही आया। और इसीलिए तो मार्क्स कहता है कि सूती कपड़ों के घरों में सूती कपड़ों की भरमार कर दी गई है। यानी ये मार्क्स का कथन ये बात दर्शा रहा है कि किस प्रकार भारत एक सूती वस्त्र का निर्यातक था, किस प्रकार से भारत उसका एक मैन्युफैक्चरिंग हब था और किस तरह से उसको विनष्ट किया गया, उसको पूरी साजिश के तहत कैसे समाप्त किया गया। ये एक वाकई सोचनीय विषय है। और पीछे के एपिसोड में मैंने बताया कि ब्रिटेन ने कई सारे ऐसे नियम भी बनाए जिससे कि भारत के परंपरागत उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब एक टॉपिक हम लोगों के सामने है कि आधुनिक उद्योगों का विकास। प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें तथ्य हैं थोड़े और वो तथ्य आपके परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए इस आधुनिक उद्योगों के विकास में कि भाई 1853 में, है ना, कावस जी नाना भाई, है ना, कावस जी नाना भाई के नेतृत्व में भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग था, भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई, है ना। कावस जी नाना भाई ने पहली कपड़ा मिल, है ना, सूती वस्त्र उद्योग में इसको कहते हैं पहली कपड़ा मिल जो है वो इसके अंतर्गत उन्होंने 1853 में स्थापित की। कहां पर? तो बंबई में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब किया था बाबू? तो 1853 में। कहां किया था? बंबई में। और किसने किया था? तो कावस जी नाना भाई ने ये कार्य किया था। और सूती वस्त्र उद्योग में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि भाई जो ये सूती वस्त्र का क्षेत्र रहा, इस सूती वस्त्र के क्षेत्र में अधिकतर भारतीय उद्योगपतियों की पूंजी लगी है ना। भारतीय उद्योगपतियों की
पूंजी जो है वो लगी है ना। यानी भारतीय उद्योगपति जो हैं उन्हीं की पूंजी इसमें ज्यादा लगी है। इसके ठीक विपरीत आप जूट में देखिएगा, वहां पर यूरोपियन पूंजीपतियों की पूंजी लगी है। तो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो सूती वस्त्र उद्योग था उसमें मुख्यतः जो पूंजी लगी थी वो किसकी लगी थी, तो भारतीयों की लगी थी। इसी कड़ी में आप यदि आगे बढ़िएगा तो 1855 में आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण एंगल दिखेगा। 1855 में रिसरा श्रीरामपुर है ना, रिसरा श्रीरामपुर में पहला जूट कारखाना है ना, इसमें पहला जूट कारखाना जो है वो स्थापित होता है ना। 1855 में तो पहला कपड़ा मिल 1853 में कावस जी नाना भाई के नेतृत्व में, और पहला जूट मिल 1855 में रिसरा और श्रीरामपुर बंगाल में यह स्थापित हुआ। और मैंने पहले ही बताया कि भाई जूट में अधिकतर पूंजी किसकी लगी है, तो अधिकतर पूंजी यूरोपीय पूंजीपतियों की लगी है ना। यूरोपीय पूंजीपतियों की पूंजी जो है वो यहां ज्यादा लगी है। और सूती वस्त्र उद्योग में अधिकतर पूंजी किसकी लगी है, तो भारतीय उद्योगपतियों की लगी है ना। 1884 में 1884 में आपको मिलेगा, 1884 में द इंडियन जूट मिल एसोसिएशन जो है वो स्थापित किया गया है ना। तो 1884 में द इंडियन जूट मिल एसोसिएशन स्थापित हुआ, और इसका महत्वपूर्ण काम था कि भाई जूट उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करना है ना। अब इसके अलावा और भी कई कंपनियां लगी जो आप याद करिएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई 1853 में पहली कपड़ा मिल लगी, कहां लगी बाबू, तो बंबई में लगी। किसने लगाई, कावस जी नाना भाई ने। और इसमें पूंजी किसकी लगी थी, तो भारतीय पूंजीपतियों की पूंजी लगी थी है ना। उसके बाद 1855 में रिसरा और श्रीरामपुर में जूट कारखाना स्थापित हुआ, इसमें मुख्यतः यूरोपियन पूंजीपतियों की पूंजी लगी थी। और 1884 में इंडियन जूट मिल एसोसिएशन जो है वो स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त आप अब लोहा और इस्पात के क्षेत्र में भी जाइए तो इसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है। 1889 में जो लोहा और इस्पात की अगर आप बात करेंगे इसमें, तो लोहा और इस्पात में 1889 में आपको मिलेगा बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी है ना। और इसी क्रम में आपको 1907 में टाटा टिस्को की स्थापना हुई है ना। ये काफी महत्वपूर्ण है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है बाबू। टाटा टिस्को जो है वो एग्जाम में आ चुका है। 1907 में स्थापित हुआ, और भारत में आधुनिक उद्योग जो विकसित हुए हैं, आधुनिक उद्योगों का जो विकास हुआ है उसमें इसका महत्वपूर्ण रोल है ना। उसमें इसकी महत्वपूर्ण सहभागिता है। और इसके अतिरिक्त अन्य अगर कुछ विकास की स्थितियों को देखिएगा तो 1888 में ही द विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट है ना। द विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट 1888 में स्थापित होता है। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी 1910 में स्थापित होती है। तो द विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट 1888, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी 1910। कटनी सीमेंट इंपॉर्टेंट है, 1915 में स्थापित होता है।
कटनी सीमेंट 1915 में स्थापित होता है चेम्बरलेव कमीशन। एक कमीशन गठित हुआ था फाइनेंस और करेंसी से संबंधित, फाइनेंस और करेंसी से रिलेटेड एक कमीशन भी गठित किया गया था और यह कमीशन था चेम्बरलेव कमीशन जो 1888 में गठित हुआ। तो याद रखेंगे चेम्बरलेव कमीशन 1888 में। द इंडियन करेंसी मिशन, जिसको फाउलर कमीशन भी कहा जाता है, द इंडियन करेंसी मिशन, जिसको फाउलर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ये गठित होता है 1898 में, है ना। एल्गिन द्वितीय उस समय गवर्नर जनरल के रूप में रहते हैं और जब चेम्बरलेव कमीशन आया 1888 में, उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो हैं वो लैंसडाउन रहते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है बाबू। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो बनता है, आप ध्यान दीजिएगा, प्रथम औद्योगिक आयोग, है ना। प्रथम औद्योगिक आयोग जो है वो 1916 में बनता है और ये देखो महत्वपूर्ण अपने समय के लिए है क्योंकि इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है ना। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और आयात निर्यात में प्रॉब्लम हो रही थी, तो भारत में मजबूरन औद्योगिक विकास के लिए ब्रिटेन को बाध्य होना पड़ा और उसी क्रम में भारत में यह प्रथम औद्योगिक आयोग बनाया गया थॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में, है ना। प्रथम औद्योगिक आयोग जो है वो बना था थॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में, है ना। थॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में इस प्रथम औद्योगिक आयोग का गठन हुआ था 1916 ईस्वी में, 1916 में। प्रथम वित्तीय आयोग भी आया था जो 1921 में आया था, है ना। प्रथम वित्तीय आयोग आया था 1921 में, इसका गठन हुआ था। तो प्रथम औद्योगिक आयोग 1916, प्रथम वित्तीय आयोग 1921, है ना। चेम्बरलेव कमीशन 1888, फाउलर कमीशन द इंडियन करेंसी मिशन भी कहते हैं उसको 1898, है ना। टाटा टिस्को 1907, द इंडियन जूट मिल एसोसिएशन 1884। इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा ये सारी चीजें। एक ओटावा करार हुआ था, ओटावा करार, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है ये। ओटावा करार हुआ था, ओटावा समझौता भी कहते हैं उसको कहते हैं 1932 में हुआ है ये ओटावा करार। और एक और महत्वपूर्ण बात, पहली बार साख समिति का सुझाव जो है, जो क्रेडिट कमेटी आप देखते हो, है ना, तो पहली बार साख समिति का सुझाव किसने दिया है, तो उसका नाम है फ्रेडरिक निकलसन ने, है ना। किसने दिया है, फ्रेडरिक निकलसन ने ये सुझाव दिया है पहली बार साख समिति का। और एक और श्रम सुधार से संबंधित कमिटी है, तो श्रम सुधार से संबंधित जो कमिटी है उसको आप देख लीजिए कि भाई श्रम सुधार से संबंधित है और उसका नाम है विट्टले कमीशन, है ना, विट्टले कमीशन। तो ये कुछ चीजें हैं जो आधुनिक उद्योगों के विकास में हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो उद्योग में मूलतः हमने ये जाना कि भाई क्या है विऔद्योगीकरण, विऔद्योगीकरण का क्या मतलब है। और विऔद्योगीकरण के बाद हमने ये जाना कि भाई भारत में जो ब्रिटिश पूर्व स्थिति है, यानी ब्रिटेन के आने के पहले भारत में औद्योगिक विकास की क्या स्थिति रही है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई परंपरागत उद्योगों का जो पतन हुआ उस पर किस तरह का विवाद रहा।
और कैसे उसकी परिस्थिति बनी, किस तरह से ब्रिटेन का मत रहा, और उसके बाद हमने ये जानने का प्रयास किया कि भाई जो ब्रिटेन का शासनकाल हमारे देश में चल रहा था, उस प्रक्रिया में आधुनिक उद्योगों की जो विकास की स्थिति रही, आधुनिक उद्योगों के जो विकास के हालात रहे, वो कैसे रहे, उनकी क्या परिस्थिति रही, वो किस रूप में भारत में विकसित हुए, जिसकी चर्चा मैंने अभी आपके साथ की है ना। अभी आपके साथ उसको मैंने डिस्कस किया है। एक बार मैं चाहूंगा कि उसको आप फिर से एक बार देख लीजिए ताकि आपको जेहन में वो ठीक से बैठ जाए। 1853 में कावस जी नाना भाई के नेतृत्व में बंबई में कपड़ा मिल स्थापित हुआ, जो सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण विकास क्रम है। और सूती वस्त्र उद्योग में जो प्रमुख पैसा लगा था वो भारतीय उद्योगपतियों का लगा था। 1855 में रिसरा श्रीरामपुर में जूट कारखाना बना, यूरोपीय पूंजीपतियों की पूंजी लगी। और 1884 में द इंडियन जूट मिल एसोसिएशन की भी स्थापना आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि भाई लोहा और इस्पात में 1889 में आपको बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी मिलेगा। और 1907 में टाटा टिस्को स्थापित हुआ, जो भारत में स्वदेशीकरण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस समय भारत में स्वदेशी आंदोलन भी चल रहा था, है ना। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो बंगाल विभाजन के उसी परिस्थिति में भारत में स्वदेशी आंदोलन आगे बढ़ रहा था। और उसी स्वदेशी आंदोलन की बैकग्राउंड में, उसी पृष्ठभूमि में, उसी परिवेश में भारत में इस टाटा टिस्को की स्थापना होती है, जो काफी महत्वपूर्ण है। उसी बात प्रथम औद्योगिक आयोग थॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में 1916 में प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थिति है। और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को ब्रिटेन से भारत माल लाने और भारत से कच्चा माल ब्रिटेन ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी परिवेश में ब्रिटेन ने भारत में मजबूरन औद्योगिक विकास की तरफ कदम बढ़ाया और इसके लिए प्रथम औद्योगिक आयोग का गठन किया गया थॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में। प्रथम वित्तीय आयोग बना 1921 ईस्वी में। ये काफी इंपॉर्टेंट था। इसके लेकर और भी कई सारी चीजें हमने देखी, जैसे चैम्बरलेन कमीशन गठित हुआ था, जो फाइनेंस और करेंसी से रिलेटेड था। 1888 में गठित हुआ था। लैंसडाउन उस समय गवर्नर जनरल थे। उसी तरह से द इंडियन करेंसी मिशन, जिसको फाउलर कमीशन कहते हैं, वो भी गठित हुआ था। तो उसका गठन हुआ था 1898 में, जब एल्गिन द्वितीय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। पहली बार साख समिति का सुझाव जो है वो फ्रेडरिक निकलसन ने दिया है। विट्टले कमीशन श्रम सुधार से संबंधित है। ओटावा करार 1932 का है। इस तरह से ये जो आधुनिक सेक्टर में औद्योगिक विकास की स्थिति है वो अब समाप्त होती है। और इसके बाद अब जो चैप्टर का डिस्कशन हम लोगों को करना है, अब जो चैप्टर की बात हम लोगों को करनी है वो है हमारा रेलवे, है ना। अब इस आर्थिक इतिहास के खंड में जो चीजें हम लोगों की हैं वो है कि भाई रेलवे का विकास कैसे हुआ, और रेलवे के बाद फिर हम लोग जानेंगे कि भाई भारत में धन के निष्कासन की क्या स्थिति रही, है ना। धन का निष्कासन कैसे हुआ। अब जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में किस तरह से धन का निष्कासन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, और उसमें महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र दत्त, इन लोगों ने भी किताबें लिखी है। तो उन लोगों की भी भूमिका थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि वो क्या रहा है। हालांकि धन के निष्कासन में के प्रवर्तक के रूप में दादा भाई नौरोजी ही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से सवाल बनता रहा है हमारी परीक्षाओं में, तो वो भी जानेंगे। उसके बाद एक टॉपिक इसमें बचेगा अकाल, है ना। उसके बाद आर्थिक इतिहास खत्म हो जाएगा, हम सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास के तरफ कदम बढ़ा देंगे, है ना। चलिए, तो रेलवे की जो चर्चा है, अब रेलवे का विकास कैसे हुआ है, उसकी स्थिति क्या रही है, और रेलवे को क्यों आप मूल्यांकित करेंगे। तो रेलवे के विकास का सबसे पहले तो ये जानेंगे कि उद्देश्य क्या रहा है ना। और फिर उसके विकास के चरण के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, उसके विकास के चरण को भी स्पष्ट करेंगे, और फिर उसके प्रभाव और उससे संबंधित बातें, है ना।
तो रेलवे के यदि आप उद्देश्यों का मूल्यांकन करिएगा, यदि रेलवे के आप उद्देश्यों को समझने का प्रयास करिएगा, तो ऐसा नहीं है कि एक चीज मैं यहां जरूर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि कई बार ये बात चर्चा में आता है कि भाई ब्रिटेन ने भारत में आधुनिकीकरण के कई आयाम स्थापित किए। तो देखो भाई, ब्रिटेन ने भारत में जो आधुनिकीकरण के आयाम स्थापित किए, वो आधुनिकीकरण सही मायने में वो आधुनिकीकरण करना चाहते थे, भारत को प्रगतिशील बनाना चाहते थे? तो मेरा उत्तर है ना। उन्होंने अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए जो कुछ भी हो सकता था वो सब किया उन लोगों ने। रेलवे भी उसी का एक पक्ष है। तो इसी संदर्भ में रेलवे को पढ़ा जाना चाहिए कि किस तरह से रेलवे ने अंग्रेजों के औपनिवेशिक हितों की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उसके उद्देश्य में ये है ना। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसकी डिस्कशन जो है वो रेलवे का कर लेंगे, है ना। आज के लिए उद्योग मैंने आपको समाप्त किया, और आप सब लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी चैप्टर खत्म होता जाता है उसके वीडियो को सुनिए, और सुनने के बाद आपको वो वीडियो याद होगा ही, स्वाभाविक बात है। 2 बार 4 बार 5 बार सुनना पड़ेगा, याद होगा। और वीडियो सुनने के बाद आप लोग घटना चक्र से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आप लोग बनाइए। और क्योंकि प्रीलिम्स परीक्षा में पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू अभ्यास। जितना अभ्यास करोगे उतना परफेक्ट बनते जाओगे। तो इसलिए आप अभ्यास करो और आप आगे बढ़ो, है ना। थैंक यू फॉर टुडे।